We will start with a quick revision of what we have seen in the last session. Last lecture में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, if you remember, mechanical properties of solids. So far what we have learned in that is, पहले ही लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है, if we apply external forces, तो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है. वो फोर्स क्या करता है, बॉडी को अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लेके जाने का काम करता है. उसको क्या हुआ था आपने, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. सो व्हेनेवर एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, और ये एक्सटर्नल फोर्स का नाम था एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये बॉडी के शेप को चेंज करेगा, साइज को चेंज करेगा, तो क्या बोलते हो इसको, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स. व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन अ बॉडी, इंटरनली देयर आर सम फोर्सेस विच आर बीइंग डेवलप्ड, और ये जो इंटरनल फोर्सेस है इनको बोला था हमने इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के शेप और साइज को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने का काम करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्सेस. फिर हमने देखा था व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी. इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ which the body regains its original shape and size after removal of external deforming force, and the bodies which show property of elasticity are known as elastic bodies. ऐसे भी बॉडीज होते हैं जिसमें अगर आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दोगे तो उसका शेप एंड साइज रिगेन नहीं होगा. ऐसे बॉडीज को बोलते हो प्लास्टिक बॉडी, और प्रॉपर्टी को बोलते हो प्लास्टिसिटी. The property by virtue of which a body does not regain its original shape and size after removal of external deforming force is known as plasticity, and the body which show plasticity is known as plastic body. उसके बाद हमने इलास्टिसिटी स्टडी करने के लिए दो नए पैरामीटर डिफाइन किए थे. एक को हमने बोला था स्ट्रेस, एक को हमने बोला था स्ट्रेन. स्ट्रेस का ओरिजिनल डेफिनेशन है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं, तो ये फोर्सेस पूरे बॉडी में है. तो बॉडी के यूनिट एरिया में कितना फोर्स है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी के अंदर 100 न्यूटन का फोर्स डेवलप हो गया और उस बॉडी का टोटल एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, तो हर एक मीटर स्क्वायर में कितना, 5. इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस. तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, अपॉन एरिया, इसको आप बोलते हो स्ट्रेस. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंटरनल फोर्सेस मेजरेबल नहीं है, बिकॉज बॉडी के अंदर जाके तुम फोर्स मेजर नहीं कर सकते. तो फिर हम व्हाट वी नो इज, ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड होता है सेम, सिर्फ डायरेक्शन होता है अपोजिट. तो हम डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं. वी से दैट एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस. ओरिजिनल डेफिनेशन में था इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, हमने बना दिया एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया. रीजन सिर्फ इतना सा था कि इंटरनल फोर्स मेजर नहीं हो सकते, लेकिन पता है इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. फिर हमने एक नया क्वांटिटी डिफाइन किया, स्ट्रेन. स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उस लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे अगर हम लोग लोड लगा रहे हैं, तो लोड क्या करेगा, इलांगेशन प्रोड्यूस करेगा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा, वायर का लेंथ बढ़ा देगा, राइट. तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. फॉर एग्जांपल, ओरिजिनली 10 मीटर का वायर था, लोड लगाने से 10.1 हो गया, तो चेंज कितना हो गया, 0.1. तो 0.1 अपॉन 10, इसको बोलते हो स्ट्रेन. लेकिन इस केस में चेंज किस में हुआ था, लेंथ में. तो इस स्ट्रेन का नया नाम है टेंसाइल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. In general, strain is defined as change in dimension per unit original dimension. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दो फिजिकल पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं टू स्टडी elasticity. Stress and strain, these are the two parameters which are used to study elasticity. Stress is force upon area, strain is change in dimension upon original dimension. अब अगर हमने एक बॉडी पे फोर्स लगा दिया तो तीन पॉसिबिलिटीज है. या तो उसका लेंथ चेंज हो जाएगा, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी का लेंथ चेंज करता है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी का लेंथ चेंज करता है,
तो उस फोर्स के साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रेस होगा उसको बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और अगर फोर्स बॉडी का लेंथ चेंज करता है तो जो एसोसिएटेड स्ट्रेन है, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेन। यहां तक हमने कल कवर किया था। तो आपको टेंसाइल स्ट्रेस मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पता होना चाहिए, आपको टेंसाइल स्ट्रेन मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता होना चाहिए। तो टेंसाइल जहां भी वर्ड सुनोगे तो टेंसाइल मतलब रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। अब आ जाते हैं अगले टाइप के स्ट्रेस पे। नेक्स्ट टाइप का स्ट्रेस है वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। वॉल्यूम और हाइड्रोलिक, इसको हाइड्रोलिक क्यों बोलते हैं ये आपको ट्वेल्थ में समझेगा, क्योंकि ट्वेल्थ में एक टॉपिक और है जहाँ पे वापस से ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो फिलहाल इसको सिर्फ नाम याद रखो, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो ये जो चैप्टर है ये सबसे सिंपल चैप्टर है, क्योंकि डेफिनेशंस में कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपको टेंसाइल स्ट्रेस का डेफिनेशन पता है तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेस का भी पता है। अगर आपको याद होगा तो हमने टेंसाइल स्ट्रेस में लिखा था व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स चेंजेस या प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ, when the deforming force produces change in length of the body, then the associated stress is known as tensile stress। यहाँ पे सिर्फ चेंज इन लेंथ की जगह पे चेंज इन वॉल्यूम। तो when the deforming force produces change in the volume of the body, produces change in the volume of the body, then the associated stress is known as वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसको फिलहाल मैं वॉल्यूम स्ट्रेस ही बोलूंगा, नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस। जैसे हमने टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला डिराइव किया था, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने एक रिजिड सपोर्ट से एक वायर को हैंग कर दिया था, फिर हमने इस वायर के लोअर एंड पे एक लोड लगा दिया था। इस लोड ने क्या किया, वायर के लेंथ को चेंज किया। तो लोड की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ। सो देयर इज एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ द लोड। तो लोड की वजह से वायर का लेंथ चेंज हो गया। तो वायर का ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल, तो ये कैपिटल एल और चेंज इन लेंथ है स्मॉल एल, जिसको आप डेल्टा एल भी बोलते हो। तो डेल्टा एल बोलो या स्मॉल एल बोलो, हमने कल डिराइव किया था ना ये फॉर्मूला। तो फोर्स क्या है, mg है, राइट। और क्योंकि वायर क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है। फिर आपने कल बोला था टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, mg, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली आपने टेंसाइल स्ट्रेन भी डिफाइन किया था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ इज एल। ये फाइनल बता रहा हूं मैं आपको, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ सब करने के बाद का बता रहा हूँ। तो मतलब हमने जैसे टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला डिराइव किया है, वैसे ही हमको वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का भी फॉर्मूला चाहिए। टेंसाइल के केस में लेंथ में चेंज होता है, वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम में चेंज होता है। तो हमको वॉल्यूम में चेंज करना है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज करना इतना इजी नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, आप जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, वॉल्यूम जब वर्ड यूज करते हो तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। व्हेन यू से वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है, फॉर एग्जांपल एक क्यूब है। तो इस केस में जब आप बोलते हो कि वॉल्यूम कम करना है या बढ़ाना है, तो हर डायरेक्शन में चेंज सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। एग्जांपल, सपोज मेरे पास ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये एक बॉल है जिसका ये वॉल्यूम है, और मैं हाथ से ट्राई कर रहा हूँ इसका वॉल्यूम कम करने का। तो अगर आप मैन्युअली ट्राई करोगे तो हर डायरेक्शन में चेंज सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। तो क्या होगा, शेप, वॉल्यूम के साथ साथ शेप भी चेंज हो जाएगा। होना क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। मतलब होना क्या चाहिए, होना तो ऐसा चाहिए कि ये छोटा हो गया, करेक्ट। लेकिन अगर आप मैन्युअली कर रहे हो, आप हाथ से अगर कर रहे हो, तो फिर
you may not get proper shape. वॉल्यूम कम हो गया, साथ में शेप भी चेंज हो गया। तो शेप चेंज के साथ जो स्ट्रेस एसोसिएटेड होता है उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं, वो अगला टॉपिक है। तो आइडिया ये था कि हमको जब वॉल्यूम चेंज करना है तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज करना है, शेप चेंज नहीं करना है। फिर हम लोग क्या करते हैं इसके लिए एक मेथड है। आप इस बॉडी को सीधा सीधा एक लिक्विड के अंदर लेके जाओ, वाटर के अंदर भी लेके जा सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एक बॉडी को एक लिक्विड में लेके जाते हो तो लिक्विड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है हर डायरेक्शन से। व्हेन यू टेक अ बॉडी इनसाइड अ लिक्विड, द लिक्विड exerts pressure on the body equally from all the directions। तो हर डायरेक्शन से लिक्विड क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उस प्रेशर की वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हर डायरेक्शन में सेम चेंज होगा। तो आइडिया ये है कि जब हमको वॉल्यूम चेंज की बात करनी है, तो वॉल्यूम चेंज की जब बात करते हो तो तुम ऐसा बोलते हो कि हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाएंगे, लिक्विड में। और नॉर्मली ये ऑब्जेक्ट होता है रबर का। मेटल भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेटल का वॉल्यूम चेंज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर विल बी रिक्वायर्ड। उतना प्रेशर कोई लिक्विड नहीं एक्सर्ट कर सकता। तो रबर का रहेगा तो वॉल्यूम चेंज इजीली होगा। तो जैसे मैंने बताया, शेप कौन सा लेना है ये आपके ऊपर है। किसी टेक्स्ट बुक में स्पीयर बताया है, स्पीयर का वॉल्यूम कम होते बताया है, किसी में क्यूब बताया है। तो मैं यहाँ पे क्यूब का एक फेस ड्रॉ करने वाला हूँ। यू नो व्हाट इज अ क्यूब? हाँ, cube is a three-dimensional structure which has 6 faces and all the 6 faces are squares. All the 6 faces are squares. तो ऐसा है, ये एक फेस है। मैं क्यूब को सामने से देख रहा हूं तो मुझे एक ही फेस दिख रहा है, तो आई कैन सी ओनली वन फेस। तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, v है, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, v माइनस dv है। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, v। जैसे ही आप इसको एक लिक्विड में लेके गए तो हर साइड से क्या चेंज हुआ, प्रेशर। हर साइड से प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो वॉल्यूम बन गया v माइनस dv। तो फाइनल वॉल्यूम इज v माइनस dv एंड इनिशियल वॉल्यूम इज v। तो ये जो मैंने एरोस दिखाए ना, इंटरनल एरोस, अंदर की तरफ जाते हुए जो एरोस दिखाए मैंने, डायरेक्टेड इनवर्ट जो दिखा है, ये क्या है, ये चेंज इन प्रेशर है, और हर डायरेक्शन से सेम प्रेशर चेंज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर? तो जब भी वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करोगे, मतलब चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमने लिखा है व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी देन द एसोसिएटेड स्ट्रेस इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला डिराइव करना है अगर, तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले केस में एक वायर लिया था, वायर को एक लोड लगा दिया था, लोड ने एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, वहां पे फोर्स था लोड mg, यहाँ पे फोर्स है ड्यू टू लिक्विड फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो लेट अस कंसीडर a cube made up of rubber. Consider a cube made up of rubber. So consider a cube made up of rubber. Or rubber cube, because I told you can't we take metals? Yes, you can take metals, लेकिन मेटल को तुम अगर लिक्विड में लेके जाओगे तो लिक्विड इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता नहीं है सो एज टू चेंज द वॉल्यूम, इसलिए रबर चाहिए, रबर का वॉल्यूम इजीली चेंज होता है। सो कंसिडर अ क्यूब मेड अप ऑफ रबर of initial volume V, of initial volume V. Let this cube be taken inside a liquid. इस क्यूब को हम कहा लेके गए, इनसाइड अ लिक्विड। लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड हेंस, हर साइड से प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, एंड हेंस देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, एंड हेंस देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। कितने से वॉल्यूम चेंज हुआ, डीवी से।
तो देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया, V माइनस dV। तो पहले था V, अब dV से हो गया कम, तो कितना हो गया, V माइनस dV हो गया। ये सिर्फ लिख के रख रहा हूं मैं सब कुछ, क्योंकि आगे हमको वॉल्यूम स्ट्रेन भी चाहिए, तब भी काम में आएगा। तो फिलहाल तो पहले वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। लेट अस फाइंड द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस, स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया है। तो अगर मुझे वॉल्यूम स्ट्रेस लिखना है तो वॉल्यूम स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया। हमने क्या किया था, हमने इस क्यूब को लिक्विड के अंदर लेके गए, लिक्विड के में अंदर लेके जाने के बाद क्या हुआ, प्रेशर चेंज हुआ। अब फॉर एग्जांपल आपको ये तो पता होना चाहिए कि जब आप एक लिक्विड के अंदर जाते हो, जैसे वाटर के अंदर जाते हो, तो वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन यू। इसमें दो केसेस बनते हैं। एक, पहले अगर ऑब्जेक्ट वैक्यूम में था, वैक्यूम मतलब नो एयर, तो नो एयर नो एटमॉस्फेयर, नो एयर नो एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर इज जीरो, तो इनिशियल प्रेशर था ही नहीं। फिर हम उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर लेके गए, तो लिक्विड ने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, तो फाइनल प्रेशर इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, इनिशियल प्रेशर इज जीरो। तो चेंज इन प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल मतलब फाइनल माइनस जीरो। तो यहाँ पे जो भी फाइनल प्रेशर है वो प्रेशर किसका है, लिक्विड का प्रेशर है। केस नंबर 2, पहले ये ऑब्जेक्ट वैक्यूम में नहीं था, ये एयर में था। एयर में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम भी एटमॉस्फेयर में जीते हैं ना अर्थ की सरफेस पे, तो हमारे ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर लेके जा रहे हो, तो लिक्विड क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट कर देगा। तो अभी चेंज इन प्रेशर कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल जीरो है क्या, नहीं, क्योंकि इनिशियली वो कहाँ था, एयर में था। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें सीईटी जेईई नीट पे, तो ध्यान देना, इनिशियली ऑब्जेक्ट वैक्यूम में बोला होगा तो इनिशियल प्रेशर जीरो, तो फाइनल प्रेशर इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, तो चेंज इन प्रेशर इज ओनली फाइनल प्रेशर, क्योंकि इनिशियल क्या था, जीरो था। करेक्ट। अगर बोला होगा कि एटमॉस्फेयर में था अब वाटर में लेके गए, तो चेंज इन प्रेशर कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्यों बता रहा हूँ, ये जो डीपी है ना, ये क्या है, चेंज इन प्रेशर है, फाइनल माइनस इनिशियल है, तो ये पता होना चाहिए। और जब भी प्रेशर चेंज होता है तो वहां पे फोर्स होता है, और ये चेंज इन प्रेशर क्या है, डीपी है, डी मतलब स्मॉल, तो फोर्स क्या है, स्मॉल, तो फोर्स क्या है, स्मॉल। तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है, स्मॉल फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि तुम एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में लेके जा रहे हो, कितना ही प्रेशर चेंज होगा, स्मॉल, बराबर, कितना ही फोर्स लगेगा, स्मॉल। बट इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, प्रेशर का डेफिनेशन याद है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो स्मॉल फोर्स अपॉन एरिया मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर। देयरफॉर वॉल्यूम स्ट्रेस इज dF by A, लेकिन dF by A क्या है, dP है। तो व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, TP, चेंज इन प्रेशर। मैंने तो कल ही बता दिया था, स्ट्रेस होता ही प्रेशर है, स्ट्रेस के डायमेंशंस और प्रेशर के डायमेंशंस सेम है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब चेंज इन प्रेशर, खत्म। अगर आपको बोला होगा फाइंड आउट वॉल्यूम स्ट्रेस, तो क्या फाइंड करना है, चेंज इन प्रेशर। अगर बोला होगा पहले 10 पास्कल का प्रेशर था, अब 8 पास्कल का हो गया, तो स्ट्रेस कितना, 2 पास्कल, फाइनल माइनस इनिशियल, खत्म। है क्लियर, गुड। देन हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। और एज आई टोल्ड यू कि ये चैप्टर इतना सिंपल है कि याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेम है। When the deforming force produces change in volume of the body, then the associated strain is known as volume strain. खत्म। तो हो गया डेफिनेशन रेडी। When the deforming force produces change in volume of the body, then the associated strain is known as volume strain. Done. By definition, volume strain is change in volume upon original volume. So by definition, volume strain is equal to change in volume upon original volume. Original मतलब initial volume. तो वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम।
अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल मतलब इनिशियल, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, V माइनस dV, इनिशियल कितना है V, तो फाइनल वॉल्यूम इज V माइनस dV और इनिशियल इज V अपॉन ओरिजिनल इज V, V और V, तो क्या आ गया माइनस dV बाय V। यहाँ पे नेगेटिव साइन आया क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और इन केस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन पॉजिटिव आया था, डेल्टा L बाय L आया था, क्योंकि वहां पे लेंथ बढ़ रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, दैट इज बाय नेगेटिव साइन। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अब तीसरे टाइप का स्ट्रेस जिसको आप बोलते हो शियर स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस, थर्ड टाइप इज शियरिंग स्ट्रेस या फिर इन शॉर्ट शियर स्ट्रेस। वहां पे स्टोरी वही है, व्हेन deforming force produces change in shape of a body, then the associated stress is known as shear stress। सिर्फ स्टोरी वही है, कैरेक्टर चेंज हो रहा है, पहले केस में कैरेक्टर था लेंथ, दूसरे केस में कैरेक्टर है वॉल्यूम, तीसरे केस में कैरेक्टर है। तो when the deforming force produces change in the shape, right, in the shape of the body, then the associated stress is known as shear stress, shear stress। अब ये जो shear stress है इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो बता देता हूं। shear stress, राइट। अब एक बहुत सिंपल सा लॉजिक हम यहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे हमको वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हमको लेंथ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे क्या चेंज करना है, शेप। तो इमेजिन हमारे पास एक क्यूब है, इस बार मुझे क्यूब पूरा दिखाना पड़ेगा, आई कैन नॉट शो ओनली वन फेस ऑफ द क्यूब, हमको यहाँ पे पूरा का पूरा क्यूब दिखाना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा एक क्यूब है, इस क्यूब को मैं कुछ नाम दे देता हूं, लेट अस से दिस इज ए वर्टेक्स, दिस इज बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स, ई, एफ, जी एंड एच। हमको शेप चेंज करना है, शेप चेंज अपने आप तो होगा नहीं, फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली फोर्स लगा देते हो तो वो शेप चेंज होने के जगह पे वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल कम इनटू मोशन। हमको उसको मोशन में लाना है, क्या हमारा टास्क क्या है, शेप चेंज करना। और मैं हर डायरेक्शन से फोर्स लगा नहीं सकता, अगर मैं हर डायरेक्शन से फोर्स लगाता हूँ तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हमारा टास्क बहुत सिंपल है, टू चेंज द शेप। तो हम एक काम करेंगे, इसका जो बेस है ना, इस बेस को फिक्स कर देंगे, फिक्स कर देंगे मतलब इसको यहाँ पे ग्लू कर देंगे, स्टिक कर देंगे यहाँ पे, इसको कर दिया फिक्स। अब इस पे हम एक फोर्स लगाएंगे, कहाँ पे, ऊपर, ऊपर के सरफेस पे। देखो दो टाइप के फोर्सेस की बात होती है, कभी भी याद रखना, 12th में सेकंड नंबर चैप्टर में वापस दोनों फोर्सेस पता होने चाहिए। एक होता है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, अगर मैं इस सरफेस पे ऐसा फोर्स लगाता तो ये फोर्स कौन सा है, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स वॉल्यूम चेंज करेगा। और एक फोर्स है टेंजेंशियल, जो सरफेस को टच करके जाता है। तो यहाँ जो मैंने फोर्स दिखाया आपको, ये कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल। और नीचे का बेस क्या है, फिक्स है। मतलब मैं जब फोर्स लगा रहा हूँ तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, नॉर्मल फोर्स चाहिए। ये नॉर्मल है क्या, नहीं। दूसरा, मैं जब फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी मूव भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेस को तुमने कर दिया फिक्स। तो होगा क्या, फिर शेप चेंज होगा। यहाँ होगा क्या, सिर्फ जो बेस है, मतलब जो सबसे नीचे का लेयर है एबीसीडी, उस लेयर को छोड़ के बाकी सारा का सारा ब्लॉक शिफ्ट होगा, शिफ्ट। बाकी सारे के सारे लेयर क्या होंगे, शिफ्ट। तो ये जो साइड था ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, ये साइड भी शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, बड़बड़ करो मत पीछे, ये भी यहाँ पे आ गया शिफ्ट होके, और ये भी यहाँ पे आ गया शिफ्ट होके। तो ओवरऑल हुआ क्या, ऑल द लेयर्स आर शिफ्टिंग एक्सेप्ट फॉर बेस।
सिर्फ बॉटम छोड़ दोगे तो सारे के सारे लेयर्स शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बॉटम क्या करके रखा है, फिक्स करके रखा है। तो ये हो गया शिफ्ट। तो जो पहले क्यूब था अब वो क्यूब नहीं है, अब वो क्या बन गया, पैरेललोपिपेड। क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोपिपेड। व्हाई पैरेललोपिपेड, बिकॉज पैरेललोपिपेड इज अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। क्यूब इज अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें हर एक साइड क्या होता है, स्क्वायर होता है। हर एक साइड क्या होता है, स्क्वायर होता है। पैरेललोपिपेड एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक साइड क्या है, पैरेललोग्राम है। दिख रहा है ये रेड कलर का जो आपको क्यूब दिख रहा है, रेड कलर का जो आपको बॉक्स दिख रहा है, वो क्यूब तो नहीं है, वो क्या है, पैरेललोग्राम, क्योंकि उसका हर एक साइड क्या है, पैरेललोग्राम। तो इसको क्या बोलोगे, पैरेललोपिपेड। क्या बोलोगे, अगर हर एक फेस स्क्वायर हुआ तो क्यूब, हर एक फेस पैरेललोग्राम हुआ तो पैरेललोपिपेड। तो पहले क्यूब था, अब क्या बन गया, पैरेललोपिपेड। फोर्स लगाने के बाद शेप चेंज हुआ। और एक चीज हुई साथ में, जो एच पॉइंट था वो शिफ्ट होके आ गया एच डैश पे, ई आ गया ई डैश पे, जी आ गया जी डैश पे, और एफ पहुंच गया एफ डैश पे। इसका हम यूज करने वाले हैं। वो यूज तो करेंगे बाद में, क्यों करेंगे समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल हम अभी तक शियर स्ट्रेस को हमने डिफाइन नहीं किया। डिफाइन किया मतलब फॉर्मूला नहीं लिखा उसका। हमने सिर्फ इतना बोला, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी देन द एसोसिएटेड स्ट्रेस इज नोन एज शियर स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल अपॉन एरिया। तो हो गया शियर स्ट्रेस डिफाइन, देयरफॉर शियर स्ट्रेस। वैसे बाय द वे, शियर स्ट्रेस डिफाइन तो करेंगे, लेकिन हमने एक्सप्लेन कहाँ किया, हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, इसका नाम क्या है, ABCDEFGH। फिर क्या किया तुमने, फोर्स लगा दिया, क्या बन गया, पैरेललोपिपेड। ABCD E डैश F डैश G डैश H डैश। तो कंसिडर अ क्यूब ABCDEFGH as shown in figure, as shown in figure. Let the base of this cube, base क्या है, ABCD, be fixed. Let the base of the cube, let the base of the cube ABCD be fixed. इसको फिक्स कर दिया आपने। उसके बाद क्या किया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया। कहां पे अप्लाई किया, अपर सरफेस पे। लेट अस अप्लाई a tangential force which is F suffix T on the upper surface, या तो on the upper face। क्या नाम था इसका, EFGH। Now because of this force the shape changes to parallelepiped. So because of this tangential force, because of this tangential force, the shape of the cube, the shape of the cube changes to पैरेलेलोपिपेड। और इसका नाम भी है, फिर नाम लिख देते हैं, ABCD E डैश F डैश G डैश H डैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आएगा नाम, ABCD E डैश F डैश G डैश H डैश। Therefore shear stress is force upon area। तो शियर स्ट्रेस तो पता ही था, स्ट्रेस तो पता ही होता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन, सिर्फ फोर्स कौन सा है, टेंजेंशियल। तो शियर स्ट्रेस इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। हम जितने भी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे वापस हमको लगने वाले हैं अगले टॉपिक में। तो कल हमको ये सब वापस लगने वाला है, तो दैट इज व्हाई यू नीड टू नो ऑल दिस फॉर्मूलाज। डायग्राम्स भी आपको पता होने चाहिए। अब क्या बाकी रह गया, शियर स्ट्रेन। क्या बाकी रह गया, शियर स्ट्रेन।
तो शियर स्ट्रेन का पहला डेफिनेशन तो वही है, when the deforming force produces change in the shape of the body, then the strain associated is known as shear strain. When the deforming force produces change in the shape of the body, then the associated strain is known as shear strain. एक घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म होता है, पढ़ा के भी और अगले आधे घंटे में रिवाइज करके। तो यू हैव टू स्कोर वेल हियर, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और ऊपर से एक ऐसा चैप्टर है जिसमें गिन चुन के 5-6 फॉर्मूला है, लेकिन जेई नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज अ चैप्टर ऑफ हाई वेटेज, सबसे कम टेक्स्ट है, सबसे कम कंटेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज है इसको। हाँ, जेई नीट के हिसाब से अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं इस पे, देखोगे आप, अगर आप जेई नीट प्रिपेयर कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स देखोगे। तो एनीवेज, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। हम नॉर्मली बोलते हैं कि शियर स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, बराबर। क्योंकि स्ट्रेन तो वही है ना, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। लेकिन तुम चेंज इन शेप को क्या लिखोगे, क्या बोलोगे? पहले क्यूब था, अभी पैरेललोपिपेड बन गया, तो पैरेललोपिपेड माइनस क्यूब अपॉन क्यूब। ऐसा तो कर नहीं सकते, है ना? नहीं बोल सकते ना, क्या लिखोगे? चेंज इन शेप, क्यूब बन गया तो क्या लिखोगे? पैरेललोपिपेड माइनस क्यूब अपॉन क्यूब। वहां से तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। और क्या बोलोगे? पहले ऐसा था, अब ऐसा बन गया। कैसा था, कैसा बन गया, यू कैन नॉट इमेजिन। तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको कल इसके लिए बताया था कि स्ट्रेन का एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताता है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज और फ्रैक्शनल चेंज। मैंने आज भी वहीं से स्टार्ट किया। ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर, न्यू लेंथ 10.1 मीटर। मैंने पूछा चेंज कितना, आपने बोला 0.1 मीटर। मैंने बोला स्ट्रेन कितना, आपने बोला 0.1 अपॉन 10, मतलब 0.01। तो एक नंबर मिल गया 0.01, मतलब हाउ मच चेंज परसेंटेज वाइज? 1%, बराबर ना? 1% चेंज है। तो स्ट्रेन हमको एक रफ आइडिया देता है कि हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज। अगर मैं बोलूंगा चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, तो मेरे को नंबर तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि शेप क्या, तुम क्या लिखोगे शेप के बारे में? तो हमको नंबर चाहिए, क्योंकि स्ट्रेन शुड बी अ नंबर, क्योंकि नंबर गिव्स यू आइडिया अबाउट व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। तो हम दोनों डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब वो तो लिखेंगे ही, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, लेकिन उसका यूज नहीं करेंगे। यूज किसका करेंगे? तो उसके लिए एक नया डेफिनेशन बना लेंगे। तो हम पहले तो जो नॉर्मल डेफिनेशन तुम लिखते हो, तुम बोलते हो शियर स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन चेंज इन चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। लिखने के लिए ठीक है, लेकिन यूज नहीं कर सकते इसको। फिर एक नया डेफिनेशन बनाएंगे। अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, सिर्फ एक लेयर को छोड़ के सारे लेयर शिफ्ट हो गए। कौन सा लेयर शिफ्ट नहीं हुआ? बेस, ABCD। उसको छोड़ के तुम कोई भी और लेयर देख लो, ये लेयर देख लो, ये भी शिफ्ट हो गया। कोई और लेयर देखोगे उसके ऊपर, वो भी शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे बाकी लेयर्स भी शिफ्ट हो गए। सिर्फ कुछ शिफ्ट नहीं हुआ, तो वो था बेस। बाकी सारे लेयर शिफ्ट हुए। तो मैं ये जो शिफ्ट हुआ है लेयर, कोई भी एक लेयर उठाऊंगा, उसमें शिफ्ट कितना मेजर करूंगा। और सबसे बेस्ट क्या है? टॉप मोस्ट लेयर, क्योंकि तुमने फोर्स ना लगाया। टॉप मोस्ट, फिर बाकी लेयर क्यों ले हम लोग? बेटर टॉप मोस्ट लेयर ले लेते हैं। टॉप मोस्ट लेयर पे तुमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, एच पॉइंट कहाँ चला गया? एच डैश। हाँ, पता लग गया शिफ्ट कितना है, तो वो यूज हो सकता है। ई पॉइंट कहाँ गया? ई डैश, वो भी यूज हो सकता है। जी कहाँ गया? जी डैश, वो भी यूज हो सकता है। एच कहाँ गया? एच डैश। एफ कहाँ गया? एफ डैश। ये सारे के सारे मेजरेबल है, मेजर कर सकते हो। और ऊपर से जो लेयर शिफ्ट हुआ, उस लेयर का फिक्स्ड लेयर से डिस्टेंस भी मेजर हो सकता है। लेयर कौन सा शिफ्ट हुआ? ऊपर का। उसका फिक्स्ड लेयर से डिस्टेंस क्या है? एच ए। ऊपर का लेयर शिफ्ट हुआ, एच कहाँ गया? एच डैश। तो एच का डिस्टेंस कहां से? फिक्स्ड लेयर से कितना है? एच ए। मेजर कर सकते हो ना, क्यूब है, सेंटीमीटर स्केल लगा के मेजर कर लो, पता लग जाएगा कितना है। ई कहाँ गया? ई डैश, बराबर। तो ई डैश तो मेजर हो जाएगा।
साथ में और क्या मेजर हो सकता है, ईडी, मतलब ये जो लेयर शिफ्ट हुआ है उसका डिस्टेंस कहाँ से, फिक्स लेयर से। और जी हुआ जी डैश, तो जी का भी डिस्टेंस मेजर हो सकता है जीबी। एफ कहाँ गया, एफ डैश, एफ का भी डिस्टेंस मेजर हो सकता है एफ सी। तो हम लोग यही यूज कर लेंगे और हम लोग बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिफाइन shear strain in another way। तो हम बोलेंगे shear strain can also be defined as the ratio of relative displacement of any layer, क्योंकि हर एक लेयर बेस को छोड़ के शिफ्ट हो रहा था। तो कोई भी लेयर ले लो, हमने कौन सा लिया, टॉप लेयर। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर डिवाइडेड बाय, क्योंकि रेशियो बोला है, डिवाइडेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। जो लेयर शिफ्ट हुआ है उसी लेयर का डिस्टेंस कहां से, फिक्स्ड लेयर। तो shear strain can also be defined as shear strain can also be defined as the ratio of relative displacement of any layer, relative displacement of any layer to that of its distance from the fixed layer। जो लेयर शिफ्ट हुआ उसी का डिस्टेंस कहां से, फिक्स्ड लेयर से, टू दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। तो अगर इसको आपको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है तो आप लिखोगे shear strain इक्वल टू relative displacement of any layer upon fixed distance from fixed layer, तो हमारे पास 4 पॉइंट्स है, हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स है जो शिफ्ट हुए। कौन से 4 पॉइंट्स है, एच डैश बन गया। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर मतलब क्या, एच डैश बराबर, दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, एच डैश अपॉन डिस्टेंस ऑफ दैट फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, मतलब एच ए। और क्या शिफ्ट हुआ, ई डैश, तो इसी को लिख सकते हो ई डैश अपॉन ई डी। और क्या शिफ्ट हुआ, एफ कहां गया, एफ डैश पे, एफ डैश अपॉन एफ सी, या फिर जी डैश अपॉन जी बी। गुड। तो ये चारे को चारे फॉर्मूला एक ही चीज है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, एच डैश अपॉन एच ए, ई डैश अपॉन ए डी, एफ डैश अपॉन एफ सी, जी डैश अपॉन जी बी, विच एवर यू वांट। और एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी, जब ये लेयर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एक एंगल बन गया, इसको बोल देंगे थीटा। क्या बोल देंगे इसको, थीटा, बराबर, करेक्ट। देन व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये जो थीटा मैं दिखा रहा हूं इसका अपोजिट कौन है, और एडजेसेंट कौन है, एच। लेकिन ये तो shear strain था, ये थीटा का अपोजिट कौन है, ई डैश, और एडजेसेंट कौन है, ये भी क्या था, shear strain था। ये tan थीटा का अपोजिट कौन है, एफ डैश, थीटा का अपोजिट एफ डैश, एडजेसेंट कौन है, एफ सी, ये भी tan थीटा है। तो ये सारे के सारे क्या है, tan थीटा है। तो shear strain का फॉर्मूला क्या है फिर, tan थीटा है। और वैसे आना भी चाहिए था ना, क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, साइन कॉस tan सारे के सारे नंबर्स ही होते हैं, दे आर डायमेंशन लेस। या तो ध्यान दो शांति से, या तुम्हारा बीच बीच में अजीब तरीके का हंसना बंद करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे क्लास में सिर्फ पढ़ने के लिए आना है, बाकी सारे बातें नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चाहिए। Everything else will be stopped whether you like it or don't like it।
मेरे साइड से बहुत क्लियर इंटेंशंस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। जिनको पढ़ना है वो बैठेगा, जिनको पढ़ाई छोड़ के बाकी कुछ करना है वो बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, ये tan थीटा है, tan ऑफ एंगल है, tan ऑफ एंगल इज अ नंबर, इट इज अ प्योर नंबर, और वो डायमेंशनलेस आना भी चाहिए था क्योंकि स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। गुड। और अगर इसमें अगर एंगल स्मॉल हो गया तो आपको पता है tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1। सो बट व्हाट यू नो इज tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर एंगल स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, लेकिन स्मॉल एंगल के sin थीटा इज थीटा, cos थीटा इज 1। देयरफॉर शियर स्ट्रेन क्या आ गया? शियर स्ट्रेन क्या था? tan थीटा, लेकिन tan थीटा क्या है? थीटा है, खत्म, दिस इज शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन इज जस्ट द एंगल मेड बाय अ लेयर, क्योंकि जब तुमने फोर्स लगाया तो लेयर क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। तो जो शिफ्ट हुआ तो लेयर ने एक एंगल बना दिया, तो वो एंगल क्या है? शियर स्ट्रेन है तो क्लियर? गुड। अब इसके बाद देयर इज अ वेरी सिंपल टॉपिक विच इज नोन एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ सिर्फ हमको इतना बताता है, चलो हुक्स लॉ क्या बताता है बाद में आते हैं, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है, इमेजिनेशन करना बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा नंबर्स को ध्यान रखना। सपोज मेरे पास एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है, उस पर मैंने 1 किलोग्राम का लोड लगा दिया, और अब वायर का लेंथ हो गया 10.1। अब मैंने 1 किलोग्राम की जगह पे 2 किलोग्राम का लोड लगा दिया, अब लेंथ हो गया 10.2। अब मैंने 3 किलोग्राम लगा दिया, 10.3, 4 लगा दिया, 10.4। मतलब अगर तुम नोटिस कर रहे हो, जितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हो उतना ही चेंज इन लेंथ हो रहा है। फॉर ईच किलोग्राम ऑफ लोड चेंज इन लेंथ इज 0.1 मीटर। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा ही होगा, एक एग्जांपल है सिर्फ। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा। व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया? स्ट्रेस। व्हाट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ? स्ट्रेन। तो मैंने बोला फोर्स बढ़ाया तो चेंज इन लेंथ बढ़ा। अब मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, चेंज इन लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दो। तो फोर्स बढ़ाया मतलब क्या बढ़ाया? स्ट्रेस बढ़ाया। लेंथ चेंज हुआ मतलब क्या चेंज हुआ? स्ट्रेन चेंज हुआ। तो जहां आप बोल रहे थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, अब क्या बोलोगे? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये है हुक्स लॉ। डन। लेकिन ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक होता है। 4 किलो लोड लगाया तो 10.4, 5 लगाया तो 10.5, 6 लगाया तो 10.6, 7 लगाया तो 10.7, 10 लगाया तो 11 मीटर हो गया समझो। लेकिन जैसे ही तुमने ज्यादा लोड लगा दिया, अभी एक हाथी को तो बांध नहीं सकते, रस्सी टूट जाएगी। तो चेंज इन लेंथ ऐसा होगा नहीं कि तुम 1 केजी से बढ़ा रहे हो और 0.1 मीटर से ही बढ़ रहा है, एक लिमिट तक होता है ये। फिर तुमने ज्यादा ही लोड लगा दिया तो फिर वायर उसको बेयर कर नहीं सकता है, वायर हो जाता है ब्रेक। वो हम डिटेल में देखेंगे, वो एक पूरा टॉपिक है आपको, बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। तो डायरेक्टली वायर टूटता नहीं है, वायर टूटने से पहले बहुत सारे इन बिटवीन स्टेजेस आते हैं। वायर आपको हिंट भी देता है कि अरे बंद करो अभी लोड बढ़ाना, नहीं तो मैं अभी टूट जाऊंगा। तो वो सारे स्टेजेस देखेंगे हम, उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन ये जो फोर्स तुम बढ़ा रहे थे, मतलब तुम स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, फोर्स बढ़ाना मतलब क्या बढ़ाना, और जो इंक्रीज इन लेंथ हो रहा था मतलब क्या हो रहा था? स्ट्रेन बढ़ रहा था। तो फोर्स बढ़ाया तो इक्वल अमाउंट में, मतलब प्रोपोर्शनल में लेंथ बढ़ रहा है। मतलब स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन ये एक लिमिट तक होता है, उसको बोलते हो इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हो? तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर तुम स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है हुक्स लॉ। ये इलास्टिक लिमिट क्या है हम डिफाइन करेंगे, आज ही करेंगे, सिर्फ पता होना चाहिए। विद इन इलास्टिक लिमिट, within elastic limit stress is directly proportional to strain।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आपको थोड़ा और डिटेल लिखना है तो आप बोल सकते हो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। ज्यादा एक्सपांड करना है तो मैथमेटिकली लिखोगे तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट, तो इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो मैं स्ट्रेन को शिफ्ट कर लेता हूं तो क्या बन गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो रेशो आया है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो एक कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, thus the ratio of stress to that of strain is a constant and is known as modulus of elasticity. Therefore the ratio of stress to that of strain is a constant and is known as modulus of elasticity. और बाय द वे इसके जो डायमेंशंस आएंगे वो तो बाद में लिखना ही है। स्ट्रेस के डायमेंशंस होते हैं m1 l-1 t-2, क्योंकि स्ट्रेस प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का डायमेंशन होता ही नहीं है, मतलब वापस से इसके प्रेशर के ही डायमेंशंस है, प्रेशर के ही यूनिट्स है। तो स्ट्रेस के, प्रेशर के और इस कांस्टेंट के यूनिट्स और डायमेंशंस क्या है, सेम है। अब अगर सपोज हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू नहीं दी, हमारे पास एक ग्राफ दिया है, आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू दी नहीं है लेकिन एक ग्राफ दिया है, वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है स्ट्रेन, और आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ये जो एक इक्वेशन आया कौन सा, स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तुम स्ट्रेस कहाँ प्लॉट कर रहे हो, स्ट्रेन कहाँ प्लॉट कर रहे हो, y इक्वल टू mx। तो कांस्टेंट क्या है, स्लोप है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। therefore modulus of elasticity is the slope of stress strain curve. Therefore modulus of elasticity is the slope of किसका, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ग्राफ मतलब कर्व वही। अब मैंने यहां लिखा था विद इन इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट मतलब क्या वो भी समझ लो। अब इलास्टिक लिमिट ये स्ट्रेस की वैल्यू है, तो व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। इस वैल्यू के ऊपर स्ट्रेस विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि तुम देख रहे हो जब तक स्ट्रेस ये स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बिहेवियर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुए तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो जिस पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन है उस वैल्यू को क्या बोलते हो, इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हो उसको, तो ये आ गई आपकी इलास्टिक लिमिट की वैल्यू। इसको या तो यहां लिखते हैं या तो फिर यहां पे लिखते हैं। तो डिफाइन कैसे करोगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच stress strain graph is a straight line is known as elastic limit। तो elastic limit ये स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है, उस वैल्यू तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसके बाद क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which stress strain curve is a straight line is known as elastic limit। the maximum value किसका, of stress up to which stress strain curve क्या है,
up to which stress strain curve is a straight line, क्या बोलते हो इसको, is known as, तो ये इलास्टिक लिमिट के डायमेंशंस क्या आएंगे, m1 L-1 T-2 और यूनिट्स क्या आएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बाकी का कल देखें।